क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने आपको भाग 2 में वर्णमाला से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को बताया था, जो निश्चित ही परीक्षा के रूप में बहुत उपयोगी हैं। आज फिर से हिंदी प्रश्नोत्तरी के भाग 3 को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो हिंदी के भाग 3 की सीरीज में आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने कि व्यंजनों की संख्या होती है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है ए 33, बी 32, सी 31, डी 30। इसमें आपका पहला ऑप्शन ए 33 सही होगा। व्यंजनों की कुल संख्या मूल रूप से संख्या 33 होती है। कुल संख्या की यहाँ बात नहीं हो रही। परीक्षा में यही प्रश्न आ जाएगा, व्यंजनों की संख्या होती है तो 33 आप लगा देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण हैं। अब अघोष से तात्पर्य क्या है आपका कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। वर्ग मतलब होता है, देखिए ध्यान से, जैसे यदि मैं कहूँ क वर्ग, क्या कहूँ, क वर्ग, तो क वर्ग में आ जाएगा आपका क्या क्या, क ख ग घ अंगा, यानी क से लेके 5वें अक्षर तक क वर्ग में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए एक चीज़ कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण है, और अघोष वर्ण कहते किसे हैं? अघोष वर्ण कहते हैं पहले एवं दूसरे व्यंजन को, यानी क और ख को कहेंगे, च और छ को कहेंगे, ट और ठ को कहेंगे, और त थ को कहेंगे, प फ को कहेंगे। इसमें देखिए पहले ऑप्शन में क ख है, फिर च छ है, ट ठ है, त थ है, इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अघोष वर्ण इन सभी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में सघोष वर्ण है। निम्नलिखित में सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कहते हैं हर वर्ग के पहले एवं दूसरे व्यंजन को, और सघोष वर्ण किसे कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे एवं पांचवें को। देखिए 5 होते हैं तो अघोष में पहला एवं दूसरा हो जाएगा, तो सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें जो ऑप्शन में है ग घ ज झ ड ढ ब भ, इन्हें ध्यान से देखिए। ग घ तीसरा चौथा, ज झ ये भी तीसरा चौथा, ड ढ ये भी तीसरा चौथा, और ब भ ये अपने अपने वर्ग के तीसरे एवं चौथे क्या हैं? वर्ण है, और इन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। तो तीसरे में भी ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण है। देखिए मेरा मतलब ये है कि आप प्रश्न भी सॉल्व करें और आप संपूर्ण जानकारी भी ले लें वर्णमाला से संबंधित कि अघोष के अंतर्गत कौन आएगा, सघोष के अंतर्गत कौन आएगा। अल्प प्राण, जिसे बोलने में प्राण अर्थात वायु का कम लगे, या वायु संघर्ष, जहाँ मतलब वोकल कार्ड होता है उससे कम वायु निकले, उसे अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। हमने आपको वीडियो में बताया भी था अल्प प्राण महाप्राण के बारे में। तो निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण है। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे एवं पांचवें को। पहले, तीसरे एवं पांचवें को क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। देखिए पहला क ग, यानी यह पहला है और तीसरा है। बी ऑप्शन में देखिए च ज, यह भी अपने वर्ग का, च वर्ग का च ज पहला एवं तीसरा, ट ड भी पहला और तीसरा, प ब भी। इसमें भी ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा एवं चौथा। देखिए ख घ यह भी दूसरा चौथा है, छ झ यह भी दूसरा चौथा, ठ ढ यह भी दूसरा और चौथा, फ और भ। तो इसमें इनमें से सभी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में अंतस्थ, इसको इस तरह लिखते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं?
इसमें पहला ऑप्शन देखिए, य, बी, र, सी, ल, डी, व। ये चारों कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो हो सकता है कि य, र, ल दे के कोई और एक वर्ण दे दे आपके सामने, तो वह नहीं होगा। य, र, ल, व कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर से आशय यह है कि यह व्यंजन होते हुए भी कभी कभी किसका कार्य करने लगते हैं? स्वर का। तो पहला ऑप्शन ए, बी, दूसरा ऑप्शन व, ए में य, बी में व, सी है ए एवं बी दोनों। तो अर्ध स्वर में ए एवं बी दोनों आते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में लुंठित वर्ण है। वर्णों को कई प्रकार से बांटा गया है, इसको हम वीडियो में बताए भी थे। तो लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन है ल, व, र, डी कोई नहीं। तो लुंठित वर्ण र को कहते हैं। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? र को। र लुंठित वर्ण का उदाहरण है। लुंठित मतलब जिसके उच्चारण में जीभ ताल उसे लुढ़क कर स्पर्श करे। जीभ ताल उसे कैसे स्पर्श करे? लुढ़क कर। उस वर्ण को लुंठित वर्ण कहते हैं। और र क्या है? लुंठित वर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए। बोलते समय हवा जीभ के कहाँ से निकल जाए? बगल से निकल जाए, उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन ल। ल क्या है? पार्श्विक वर्ण है। यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है लुंठित वर्ण का उदाहरण है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण है। तो सीधे मैंने जो जो प्रश्न बनाए परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पुलिस कोई भी परीक्षा दीजिए, अगर वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछेगा, इन्हीं में से कोई एक रहेगा। निम्नलिखित में उष्म संघर्षी वर्ण है। उष्म संघर्षी अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर रगड़ खाकर निकले। अर्थात जब आप बोलें तो हवा जो है कहीं पे रगड़ खा के क्या हो? निकले। उष्म संघर्षी वर्ण में पहला ऑप्शन है स, बी है स, सी है स, डी है ह। मतलब सी में ही देखिए दो हैं, स और ह। डी में लिखा है सभी। तो उष्म संघर्षी के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उष्म संघर्षी में स, ह तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में उच्छिप्त वर्ण का उदाहरण है। उच्छिप्त कुछ इस तरह। निम्नलिखित में उच्छिप्त वर्ण है ढ, अड़। फिर सी ऑप्शन है स, ह। डी में है ए एवं बी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्छित वर्ण में आपका ढ आ जाता है और ए आ जाता है अड़। इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी नहीं होती है, इनसे शब्दों की शुरुआत कभी भी नहीं होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में आगत अथवा ग्रहित ध्वनियां हैं। आगत मतलब आने वाली। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण वर्णमाला में विदेशी शब्दों से आए हुए हैं, जिसमें देखिए क के नीचे बिंदी लगी है, ख के नीचे बिंदी लगी है, ग के नीचे बिंदी लगी है, ज और फ के नीचे बिंदी लगी है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी कैसी ध्वनियाँ हैं? ध्वनि मतलब आपका किससे संबंधित है? वर्ण से संबंधित। ये सारी ध्वनियाँ किससे आई हैं? विदेशों से आई हैं, इसीलिए इन्हें आगत अथवा ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में अयोगवाह हैं। अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग को। ये जो बिंदी लगी है इसे अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार और इसे विसर्ग। और इन्हीं अनुस्वार और विसर्ग को यदि मिला दिया जाए, इन्हीं अनुस्वार और विसर्ग को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? अयोगवाह। तो अयोगवाह के अंतर्गत कौन आ जाएंगे?
अयोगवाह में डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए एवं बी दोनों। अयोगवाह किसे कहते हैं? क्योंकि इन दोनों का जाति योग न तो स्वर के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ ठीक बैठता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोग कहा जाता है। फिर भी अयोग मतलब न भी साथ रहते हुए भी अर्थ जोड़ देते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न 14वां, उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न अब आपके सामने आएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उच्चारण स्थान पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा में अभी बीएड की परीक्षा हुई तो उसमें भी उच्चारण स्थान से एक प्रश्न पूछा था। तो दिया है कि निम्नलिखित में अ और आ का उच्चारण स्थान है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ई और बड़ी ई का उच्चारण, इसको हमने एकदम क्रम से बनाया है, अ आ ई उ ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत न हो। तो निम्नलिखित में ई अथवा बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तालु। देखिए निम्नलिखित में री का, किसका? री का उच्चारण स्थान क्या होगा? निम्नलिखित में री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धन्य। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उ अथवा बड़े ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ अथवा बड़े ऊ का उच्चारण स्थान बोल के देखिए आप, सामान्यतः पता चल जाएगा, ओष्ठ होता है। ओष्ठ, ऊ अथवा बड़े ऊ को बोलेंगे तो आप अपने ओष्ठ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। निम्नलिखित में ए अथवा ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए अथवा ऐ का उच्चारण स्थान, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ए को लिखना हो तो अ धन ई से लिखेंगे। ठीक, अ और ई से लिखेंगे। अ को बोलते हैं कंठ से, ई को बोलते हैं तालु से, तो ए और ऐ को किससे बोलेंगे? कंठ तालु से। कंठ तालु से, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में ओ औ का उच्चारण स्थान, यदि इसे लिखना हो ओ को, तो अ धन ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और अ और बड़े ऊ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो इसमें अ को हम बोलते हैं किससे? कंठ से, और ऊ को बोलते हैं ओष्ठ से। यह हो जाएगा कंठ ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में क वर्ग का उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो यह स्पर्श है जो ना, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्शी वर्ण, एक बार देख लीजिए वहाँ, स्पर्शी वर्ण कुल होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो स्पर्शी वर्ण क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। और अगर आप शरीर के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आती है, फिर मूर्धा, फिर दांत यानी दांत आता है, फिर ओष्ठ आते हैं। उसी तरह इन वर्गों का उच्चारण स्थान चलता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। अर्थात क के अंतर्गत कितने वर्ण आ जाएंगे? क, ख, ग, घ। अंगा भी आता है, लेकिन अंगा को नासिका से बोलते हैं। क, ख, ग, घ चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? क वर्ग लिख दिया है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। बार बार क वर्ग के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क वर्ग को किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में च वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब आप सोच के देखिए कि सबसे पहले हमने बताया कंठ आएगा, फिर तालु आएगी, तो क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालु हो जाएगा। निम्नलिखित में ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग से संबंध मूर्धा का, क्रम में मूर्धा तीसरे नंबर पर, ट वर्ग भी तीसरे नंबर पर। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग का,
इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दंत। निम्नलिखित में प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ और लास्ट में क्या बचता है, ओष्ठ। दंत तक हो गया तो ओष्ठ बचा, यही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में ह का उच्चारण स्थान है। अब वर्ग हमारे प के बाद खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ। निम्नलिखित में य और स अर्थात इन दोनों के उच्चारण स्थान एक ही हैं, इसीलिए हमने इनको एक साथ रखा। तो य और स का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तालव्य। तो तालव्य से किसे किसे बोलते हैं, ई और बड़ी ई को, च वर्ग के सभी वर्णों को, य और स को किससे बोलते हैं, तालव्य से। ओके। निम्नलिखित में देखिए खटकोण वाला स है। निम्नलिखित में खटकोण स का उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो यह होगा मूर्धा, यानी सी ऑप्शन सही है। तो मूर्धा से री को बोलते हैं, ट वर्ग को बोलते हैं और खटकोण स को बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स, देखिए ये छोटा वाला स है, बड़े स को तालु से बोलते हैं, खटकोण को मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोलते हैं और छोटे स को बोलते हैं दंत से, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में र और ल का उच्चारण स्थान है। तो र और ल को जब आप बोलेंगे तो यह दंत मूल यानी मसूढ़े से बोला जाता है, तो हमने ऑप्शन में दंत मूल रखा है, कहीं कहीं मसूढ़े का भी नाम ले लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में व का उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में व का उच्चारण स्थान होगा दंत प्लस ओष्ठ यानी दंत ओष्ठ, ए ऑप्शन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यह तो आप जानते हैं कि य र ल व को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन अंतस्थ व्यंजन सघोष होंगे, अल्प प्राण होंगे या सघोष होंगे, महाप्राण होंगे, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह सघोष और अल्प प्राण होते हैं, यानी घोष के आधार पर सघोष और प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, उष्म संघर्षी व्यंजन, जैसे अल्प अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष अल्प प्राण, उसी तरह उष्म संघर्षी व्यंजन क्या होंगे, यह अघोष महाप्राण होते हैं, बी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, अघोष महाप्राण। उष्म संघर्षी व्यंजन स स ह क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण होते हैं। ये देखिए उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछा है, किसका पूछा है, उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या होगा। तो ड और ढ का उच्चारण स्थान बताइए आप देख के। ध्यान दीजिएगा कि इनमें थोड़ा सा आपको, इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी नहीं होती है, इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी नहीं होती है। और इनके बारे में आपको क्या जानना है, उच्छिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, तो जब इन किसको स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करे, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सी, मूर्धन्य या मूर्धा। अब देखिए पूछ रहा है कि जो उच्छिप्त व्यंजन में अड़ होता है, उच्छिप्त व्यंजन में अड़ होता है, यह क्या होता है, सघोष अल्प प्राण होगा कि सघोष महाप्राण होगा, या सघोष अल्प प्राण, मतलब कि यह सघोष अल्प प्राण होगा या सघोष महाप्राण होगा, या अघोष अल्प प्राण होगा या अघोष महाप्राण होगा। तो जो अड़ है यह सघोष अल्प प्राण होता है, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर
कौन सा अक्षर? पंचमाक्षर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नासिक के व्यंजन कहते हैं उसे, यानी क ख ग घ का अंगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क ख ग अंगा, च छ ज झइया, ट ठ ड ढाड़ा, त थ द धन और प फ ब भ म। स्वाभाविक है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन है तो हो जाएगा म। म क्या है? नासिक के व्यंजन है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन मतलब होता है कि जहाँ एक ही व्यंजन दो बार आए, एक ही व्यंजन दो बार आए। जैसे दिल्ली, देखिए दिल्ली में कितनी बार ल आया? दो बार। उसी तरह कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता में देखिए त दो बार आया, लेकिन जहाँ एक ही वर्ण दो बार आए वहाँ कौन सा व्यंजन हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में नवीन विकसित ध्वनियां हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ख और ग। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घोष ध्वनि है? तो घोष किसे कहते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। घोष किसे कहते हैं? सॉरी, पहला तीसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा को घोष ध्वनि कहते हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, तो स्वाभाविक हमने बताया भी है वीडियो में 52 होगा इसका आंसर। वर्णमाला में 6 का क्रम आता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्णमाला में 6 का क्रम, यदि आप हिंदी शब्दकोश देख रहे हैं उसमें क के बाद ख न आकर के कौन सा वर्ण आता है? 6 आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है 11, 13, 10, 9। पूछ रहा है कुल संख्या, यानी वर्णमाला में स्वर में कितने संख्याएं लिखी जाती हैं? तो हो जाएगा आपका 13। लेकिन यदि वर्णमाला में स्वरों की सामान्य संख्या पूछी जाए तो हो जाएगी 11। और वर्णों में वर्णमाला में मात्रा के आधार पर संकेतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10। फिलहाल इसका आंसर वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या का आंसर 13 होगा, बी ऑप्शन। अनुनासिक का संबंध होता है, मतलब अनुनासिक का संबंध होता है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? दोनों से, यानी नाक से एवं नाक एवं मुंह दोनों से हो जाएगा। सी ऑप्शन न करके इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाक एवं मुंह से। अब फिर से देखिए वही प्रश्न है कि अनुनासिक का वर्णमाला में क्या संबंध है? तो पहला ऑप्शन वर्ग के 5वें अक्षर से, बी 4वें अक्षर से, सी दोनों से, डी किसी से नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ग के 5वें अक्षर से अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वरों की कुल संख्या देखिए यहाँ पर आ गया, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 होती है स्वरों की कुल संख्या, जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है, यह प्रश्न नहीं एक जानकारी है कि भाषा कैसे बनती है। तो सबसे पहले ध्वनि यानी वर्ण आता है, फिर वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि हो जाएगी। और वाक्य की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसमें अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, जहाँ से अर्थ निकलता है। तो ये 45 प्रश्न हमने आपके सामने उपस्थित किए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रश्नों को कंठस्थ कर लें, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।